हाँ, नमस्कार साथियों। आज हम बीए प्रथम वर्ष के लिए एक टॉपिक लेकर आए हैं, स्वतंत्रता की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी। और ये एक ऐसा विचार है जो लंबे समय से राजनीतिक विमर्श का हिस्सा रहा है। परीक्षा में भी इससे जुड़ा सवाल कमोबेश हर बार पूछा जाता है, कभी बड़े रूप में आता है, कभी छोटे में। लेकिन एक ऐसा विचार है जिसकी जो ज़रूरत है वो समाज को हमेशा से रही है। स्वतंत्रता की जो आकांक्षा है वो हर मनुष्य के हिस्से में है। कोई भी मनुष्य अपने मन से ये नहीं चाहता कि वो गुलाम रहे या वो बंधनों में रहे। तुलसीदास जी ने कहा भी था कि पराधेनु सपने हूँ सुख नाही, कि हो सकता है संस्कृत में जो मेरी यह बात है वो सही ना हो, जो उनकी अपनी जो भाषा थी तुलसीदास जी की, लेकिन जिसका मूल भाव यही है कि भाई पराधीन व्यक्ति तो स्वप्न में भी सुख हासिल नहीं कर सकता। तो यही विचार है कि बहुत सी जो क्रांतियाँ हुई हैं उसमें स्वतंत्रता को बहुत तरजीह दी गई है, और इसकी चाहत ने दुनिया भर की क्रांतियों के लिए जो एक प्रेरक का काम किया है। और कुछ लोगों की ये प्रवृत्ति होती है कि वो अपने साथ दूसरों को गुलाम बनाए। चाहे किसी समय में भूस्वामी अपने यहाँ बंधुआ मजदूर बना लेते थे, या श्वेत वर्ण के लोग अश्वेतों को अपना दास बना लेते थे। तो ये स्वामी और दास का रिश्ता है, बंधुआ मजदूर और सामंत का रिश्ता है, या स्त्रियों को एक तरह से दासी के रूप में रखने की जो मध्ययुगीन परंपरा है, जिसके बीज आज तक भी देखे जा सकते हैं प्रवृत्तियाँ। शोषण और अन्याय के, मानव को दबाने के जितने भी रूप हैं, स्वतंत्रता का विचार उन सब रूपों का विरोध करता है। तो इतना सब होने के बावजूद हमारे सामने ये प्रश्न उठता है कि स्वतंत्रता है क्या, या स्वतंत्रता की अवधारणा क्या है। दरअसल स्वतंत्रता की अवधारणा दो रूपों में है। दो रूप भी इसलिए हैं क्योंकि दुनिया में वैसे तो बहुत सी विचारधाराएं रही हैं, लेकिन दो विचारधाराओं ने दुनिया को प्रभावित किया है और काफ़ी कुछ हद तक उन्होंने राजनीतिक व्यवस्थाओं में एक जगह भी हासिल की है। एक विचारधारा है उदार पूंजीवादी व्यवस्था है, और दूसरी समाजवादी व्यवस्था है, जिसमें कभी मार्क्स का साम्यवाद भी उसी का ही एक हिस्सा है। गांधी का समाजवाद हो, लोहिया का समाजवाद हो, फेबियन समाजवाद, नेहरू का लोकतांत्रिक समाजवाद, ग्रिड समाजवाद, तो ये समाजवाद के बहुत से रूप रहे हैं। तो ये दो विचार हैं, इन्होंने दुनिया की राज व्यवस्थाओं को, उनकी डिसीजन मेकिंग को काफ़ी हद तक प्रभावित किया है। तो इन्हीं दो आइडियोलॉजी के बेसिस पर और भी जो विचार हैं उनमें भी देखा गया है, और स्वतंत्रता की अवधारणा में भी इस बात को महसूस किया गया है कि इसके दो जो आयाम हैं या प्रकार कह सकते हैं, एक नकारात्मक स्वतंत्रता और एक सकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता से अभिप्राय है कि प्रतिबंधों का अभाव, कि मतलब इंसान पे प्रतिबंध ना लगाए, हम पर कोई बंधन ना लगाए। फिर इसी में ही नकारात्मक में ही आता है चयन की स्वतंत्रता। चयन की स्वतंत्रता से अभिप्राय है कि हम अपने जीवन
को जो भी मनचाहा रूप देना चाहें वो दे सकें, कि भाई हम अपना कौन सा रोज़गार चुनते हैं, हमारा पहनावा क्या है, हम किससे शादी करते हैं, हम कहाँ घूमने जाते हैं, हमारा सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है। ये बहुत सी बातें व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हैं, निजी जीवन से जुड़ी हैं, जो राइट टू प्राइवेसी का हिस्सा है। तो व्यक्ति अपने जीवन को अपने मनचाहा आकार दे सके, इसीलिए ये चयन की स्वतंत्रता आती है। तो ये भी एक नकारात्मक स्वतंत्रता का हिस्सा है। क्यों है वो हम आगे बात करेंगे। दूसरा जो नकारात्मक स्वतंत्रता है वो राज्य को कहीं ना कहीं ये रोकती है, यानी कि राज्य पर संयम बरतने की कहती है कि भाई राज्य संयम रखे। संयम किस बात का रखे कि वो व्यक्ति के जीवन में कम से कम इंटरफेयर करे। राज्य के जो कानून हैं वो व्यक्ति को अपने जीवन में आत्मनिर्णय के जो अधिकार है उसमें वो बाधा ना बने। तो ये सब बातें हैं, ये नकारात्मक स्वतंत्रता का हिस्सा है। नकारात्मक स्वतंत्रता में दो ही बातें ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, 2-3 बातें। प्रतिबंधों का अभाव, व्यक्ति को अपने जीवन में चयन की स्वतंत्रता, और तीसरा राज्य का व्यक्ति के जीवन में कम से कम दखल। ये नकारात्मक स्वतंत्रता है। अब बात आती है कि सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है। सकारात्मक स्वतंत्रता करने योग्य कार्यों की स्वतंत्रता है। यानी कि सकारात्मक स्वतंत्रता में आपको ये देखना पड़ता है कि जो काम आप कर रहे हैं उससे समाज का हित कितना जुड़ा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी स्वतंत्रता बड़े स्तर पर सार्वजनिक हित का नुकसान कर जाए। तो आप कहने का मतलब यही है कि सकारात्मक स्वतंत्रता में एक नैतिकता का बंधन जुड़ा होता है। क्या परमाणु हथियार हैं किसी देश के पास, वो बम बनाना शुरू करे या कोई और करे तो उससे तो फिर दुनिया का नुकसान हो जाएगा। आप कहोगे कि हथियार, व्यापक विनाश के हथियार बनाना ये मेरी स्वतंत्रता है किसी देश की। ऐसे ही व्यक्ति के मामले में भी आता है कि आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जिससे कि समाज को नुकसान होता है, तो वो आपकी स्वतंत्रता दूसरों के लिए मुश्किल ना बने। इसलिए आपको ये देखना पड़ता है कि ये स्वतंत्रता करने योग्य है भी या नहीं है। दूसरी सकारात्मक स्वतंत्रता में राज्य सामाजिक आर्थिक जो हालात हैं उनमें बदलाव करता है। सामाजिक आर्थिक हालात में बदलाव का मतलब है कि समाज कुछ ऐसी नीतियाँ बनाता है, ऐसी योजनाएं चलाता है जिससे कि आम लोगों का जो जीवन स्तर है वो सुधरे, समाज में वो बंधन टूटे जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के मार्ग में बाधक हैं। उन आर्थिक सामाजिक व्यवस्थाओं का अंत हो जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के मार्ग में बाधक हैं। सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाओं से हमारा अभिप्राय है कि जैसे जाति आधारित भेदभाव है, लैंगिक आधार पर भेदभाव है, रंग के आधार पर भेदभाव है। तो ये जो भेदभाव हैं ये जो स्वतंत्रता के विचार को पूरे समाज में फैलने से रोकते हैं कि भाई जाति आधारित भेदभाव होगा तो जो समाज का जो दलित तबका है उसको स्वतंत्रता नहीं मिल पाएगी। इसी तरह पुरुष ज़्यादा स्वतंत्रता का उपयोग कर जा रहे हैं, महिलाओं को घर में बंद किया या उनको सार्वजनिक जीवन में भागीदारी से रोक दिया जाता है, तो वो अपनी स्वतंत्रता का पूरा उपयोग नहीं कर पाती हैं। आर्थिक आधार पे स्वतंत्रता ये भी है कि भाई जिसकी जेब में पैसा होगा वो तो अपने जीवन को मनचाहा रूप दे सकेगा, क्योंकि जीवन को मनचाहा रूप देने में केवल चाहत ही काफ़ी नहीं है बल्कि आपकी जेब की हैसियत भी मायने रखती है। आप कोई रोज़गार करना चाहते हैं, आपके पास पैसा नहीं है,
आपका मन हुआ कि भाई मैं सिनेमा जाऊंगा, लेकिन जेब तो अलाउ नहीं कर रही है। आप मनचाही पोशाक नहीं पहन सकते, आप मनचाहा घर में रह नहीं सकते। तो ये जो चाहत हैं, इनको आधार मिलती है आर्थिक स्थिति से, सामाजिक स्थिति से। तो ये जो विवशताएं हैं, आर्थिक विवशताओं का अंत होने का मतलब है कि समाज में एक ऐसा लेवल आ जाए आर्थिक स्थिति में कि व्यक्ति अपने जीवन को बहुत विलासितापूर्ण जीवन तो वो भले ही ना बना सके, लेकिन बुनियादी सुविधाओं तक उसकी पहुंच हो जाए, वहाँ तक उसकी पहुंच में कोई बाधा ना हो। तो ये सकारात्मक स्वतंत्रता है। तो कहने का मतलब है कि जो नकारात्मक स्वतंत्रता है वो उन समाजों के लिए तो बेहतर है जिन समाजों में आर्थिक सामाजिक विषमताएं नहीं हैं, या जो सुसंपन्न समाज है, इन्फ्लुएंट सोसाइटी जो हो चुके हैं, जैसे यूरोप के बहुत से देश हैं, अमेरिका है, जहाँ जो निरपेक्ष गरीबी नहीं है, यानी कि जो अपन कहते हैं कि भाई एब्सोल्युटली जो पुअर्टी होती है वो नहीं है। यानी कि वहाँ जो सापेक्ष गरीबी है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की तुलना में तो गरीब हो सकता है कि भाई एक के पास मर्सिडीज कार है तो दूसरा कोई छोटी 5-4 लाख की कार लेके घूम रहा है, तो ये कह सकता है देखो यार ये अमीर है, ये गरीब है। लेकिन वहाँ ऐसी गरीबी नहीं है कि किसी को भूखा सोना पड़ रहा हो, या किसी को फुटपाथ पे सोना पड़ रहा हो, या कोई स्कूल नहीं जा पा रहा हो। तो इसीलिए जो पश्चिमी देशों से जो स्वतंत्रता का विचार आया, जिसे हम नकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं, पूंजीवादी व्यवस्था से जो निकली स्वतंत्रता थी, वो स्वतंत्रता पूरी दुनिया के लिए काफ़ी नहीं थी, क्योंकि पूरी दुनिया उसी तरह से सुसंपन्न नहीं थी जिस तरह से यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देश थे। इसलिए स्वतंत्रता का जो विचार है वो फिर जब बहुत से देश आज़ाद हुए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, और इन देशों ने जब ये महसूस किया कि स्वतंत्रता का जो पश्चिमी मॉडल है वो इन समाजों में काफ़ी नहीं है, तो इन समाजों ने फिर अपने हिसाब से स्वतंत्रता में सुधार किया, और इन्होंने माना कि स्वतंत्रता का विचार ज़मीन पर तब उतर पाएगा जब राज्य जो इंटरफेयर करेगा अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने में, इंटरफेयर करेगा सामाजिक बंधनों को तोड़ने में। इसलिए यहाँ अलग अलग कानून भी आए हैं, चाहे वो भूमि सुधार कानून हो, बंधुआ मजदूरी के खिलाफ कानून हो, चाहे वो वेतन की समानता का मामला हो, अलग अलग जैसे कानून आए हैं। अभी 3 तलाक को हटाया गया है। उससे पहले भी जो भी समाज का वंचित तबका है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, महिलाएं हों, आदिवासी हों, दलित हों, इन सब के उत्थान के लिए सरकारों ने काम किए हैं, इनको मुख्य धारा में जोड़ने की कोशिशें की हैं। ये सब कोशिशें उसी जो सकारात्मक स्वतंत्रता का हिस्सा हैं। अब जो मेन बात आती है कि परीक्षा में पूछा जाता है वे स्वतंत्रता के प्रकार कौन कौन से हैं। यो तो बहुत से प्रकार बना दिए जाते हैं, लेकिन मोटे तौर पर हम 4-5 प्रकारों का जिक्र करते हैं। एक है राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब है कि जो व्यक्ति को अपने मत के आधार पर या मत के द्वारा अपनी सरकार गठन की इजाज़त हो। दूसरा, उसे मतदान का अधिकार हो, चुनाव लड़ने का अधिकार हो, उसे सरकार की आलोचना करने का अधिकार हो, उसे सामाजिक मसलों पर अपनी राय देने का अधिकार हो। तो ये सब बातें हैं, ये राजनीतिक स्वतंत्रता का हिस्सा है। ये औपनिवेशिक काल में हमारे पास नहीं थी, क्योंकि न हमारे पास वोटिंग राइट था, हमारी सरकार ब्रिटिश सरकार थी जो हमारी चुनी हुई नहीं थी। तो यानी कि एक राजनीतिक स्वतंत्रता है जो उदार लोकतंत्र है उसके साथ जुड़ जाता है ये विचार, जिसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, राजनीतिक मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखने का अधिकार, ये सब राजनीतिक स्वतंत्रता का हिस्सा है। ये सब इन सब की इजाज़त मिलनी चाहिए। दूसरा मामला आता है कि आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता से अभिप्राय है कि समाज में सभी व्यक्तियों को जो बुनियादी सुविधाओं तक उनकी पहुंच हो, यानी कि ऐसी स्थिति नहीं हो कि किसी व्यक्ति
के पास आर्थिक स्थिति इतनी भी ना हो खराब कि वो अपने जीवन की मूलभूत सुविधाएं भी ना जुटा सकें। मूलभूत सुविधाओं से हमारा अभिप्राय है रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो ये जुटाना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं जुटा पा रहा है समाज का अगर एक भी तबका, तो हम ये दावा नहीं कर सकते कि हमने जो आर्थिक स्वतंत्रता हासिल कर ली है। और भारत में भी ये मामला है कि भाई तेंदुलकर समिति है, रंगराजन समिति है, इनकी कमोबेश रिपोर्ट यही बताते हैं कि देश की 25% के करीब जो आबादी है वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है। तेंदुलकर समिति 29 के करीब बताती है और 20 से ऊपर ही है दूसरी रंगराजन समिति की रिपोर्ट भी, जो बीपीएल की संख्या बताती है। तो ये तो आर्थिक स्वतंत्रता की बात हुई। फिर धार्मिक स्वतंत्रता की बात आती है। धार्मिक स्वतंत्रता से अभिप्राय है कि समाज में जो किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म को मानने की इजाज़त होनी चाहिए, वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, उसमें कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, और राज्य किसी के धार्मिक मामलों में कोई इंटरफेयर ना करे, यानी कि धर्म अंतःकरण का विषय है। तो ये धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है। हालांकि धर्म परिवर्तन है, उसको धार्मिक स्वतंत्रता में तब तक आ सकता है जब तक आप किसी को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन नहीं कराते हैं, किसी को बाध्य नहीं करते हैं ऐसा धर्म परिवर्तित करने के लिए। आप अपनी इच्छा से चाहे जो धर्म ग्रहण कर सकते हैं, तो ये धार्मिक स्वतंत्रता में आती है। फिर हमने बात कर रहे हैं कि सामाजिक स्वतंत्रता। तो सामाजिक स्वतंत्रता से अभिप्राय है कि जो स्वतंत्रता के मार्ग में बाधक तमाम सामाजिक बंधनों का टूट जाना है। वो बंधन मैंने अभी आपसे जिक्र किया था, वो बंधन जाति आधारित भी है, वो बंधन रंग आधारित भी है। हो सकता है वो हमारे समाज में उतना नहीं हो, लेकिन अफ्रीकी समाज में, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद का बड़ा हो रहा, यूरोप में आज भी है, खुद अमेरिका में अभी भी जो काले लोगों ने काफ़ी पीछे विरोध किया है। तो रंग भेद से दुनिया बहुत आगे आई है, लेकिन अभी भी वो समस्या कायम है। तो जाति आधारित भेदभाव है, रंग के आधारित भेदभाव है, लैंगिक आधार पर जो किसी जैसे महिलाओं को पीछे रोकना है। और ये लैंगिक आधार पर भेदभाव केवल महिलाओं के लिए ही नहीं है, बल्कि समाज में जो भी यौन अल्पसंख्यक है, जो LGBT समुदाय है, वो सब, उन सब को भी लैंगिक आधार पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है, और उनका भी सामाजिक विकास है या जो स्वतंत्रता है वो उन्हें उतनी नहीं मिल पा रही है जितनी उन्हें मिलनी चाहिए। तो ये सब सामाजिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं। तो बेसिक रूप से हमारा आज का वीडियो है वो इसी सवाल पर केंद्रित है कि स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय है, इसके दो प्रकार कौन कौन से हैं। जो बेसिक रूप से जो दो रूप हैं वो हमने नकारात्मक स्वतंत्रता, सकारात्मक बताई है। और वैसे जो स्वतंत्रता के प्रकार हैं, जो आयाम हैं, वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक स्वतंत्रता की हमने बात की है। अगले वीडियो में हम किसी नए टॉपिक के साथ रूबरू होंगे। धन्यवाद।